समझ लो। अब हम लोग जो है डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी को डिस्कस करेंगे। एम्प्लीफिकेशन रेशो हमने डिस्कस कर लिया, अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी को डिस्कस करेंगे। हार्मोनिक बेस एक्साइटेशन एक्सपी, इसके अंदर ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये हमें रिमेंबर करने, ये याद करने, ये वाले फॉर्मूलाज। सही है। इसके अंदर अल्फा होता है और एक फाई जो है वो तो फेज एंगल है, और एक्स जो है वो अपना पुराना वाला सदाबहार जो हमने डिस्प्लेसमेंट मतलब एम्प्लीफिकेशन रेशो के अंदर देखा है, मैग्नीफिकेशन रेशो के अंदर। अच्छा, note it is again important to see that how much displacement is transferred to the structure due to the excitation of base and what measure could be taken to reduce or isolate it. सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि फोर्स बेस्ड डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी है क्या। ये इसके दो फार्मूले हैं, ये पेपर में हमें गिवन होंगे, और इसके मतलब के सी और एम से रिलेटेड हैं और एक जीटा से रिलेटेड है। मैं फिर भी मशवरा दूंगा कि फार्मूलाज पर रिलाई नहीं करें, याद कर लें। सही, मतलब पेपर के फार्मूले से रिलाई नहीं करें, याद कर लें। अच्छा, इसके अंदर हमें एक्स अपॉन वाई को टी डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी को। अच्छा, और के प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, यहाँ इसका ट्रेंड हम देखते हैं, पहले इसके ट्रेंड को हम डिस्कस करते हैं ज़रा डिटेल में। ये आ गया ट्रेंड। इसमें सबसे अहम चीज़ वही वाली पुरानी चीज़ें और रिवाइज होंगी। जीटा की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमें जो है वो डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी कम मिलेगी। अच्छा, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी है क्या। एक्स अपॉन वाई, एक्स क्या है, हमारी बॉडी की मूवमेंट। बेसिकली हम कोई भी चीज़ रखते हैं ना, इंजन जनरेटर कुछ भी रखते हैं, तो उसके नीचे हम एक फाउंडेशन बनाते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि फाउंडेशन वाइब्रेट ना करे। सही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी कम से कम हो। सही है, तो हमारे लिए अच्छा है। अब जितना ये, अब इसका मतलब क्या है कि अगर फाउंडेशन भी वाइब्रेट करना शुरू कर दे, तो उसका मतलब हमारी फाउंडेशन जो है ना वो टूट रही है, मतलब वो खराब हो रही है। सही, फ्रैक्चर आ सकता है उसके अंदर, फेलियर अकर हो सकता है। तो एक्स अपॉन वाई क्या है, हमारी बॉडी की मूवमेंट की वजह से बेस के अंदर कितनी फोर्स आ रही है, कितनी वाइब्रेशन आ रही है, इसको डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी बोलते हैं। मतलब वो अपनी डिस्प्लेसमेंट को ट्रांसमिट करा के बेस में करा दे। वो बिल्कुल सेम मेथडोलॉजीज हैं। जैसे जैसे हम जीटा की वैल्यूज को बढ़ाएंगे, हमारे सिस्टम जो है वो वाइब्रेट करेगा, तो मतलब इन दी एंड जो हमारी जो फाउंडेशन है उसको डैमेज कम से कम होगा, क्योंकि ये हमारी जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा होगा। ठीक है, यही बात है। एक्स अपॉन वाई इंक्रीज एट आर टेंड्स टू 1। सही है, आर 1 की वैल्यू तक जो है ये बढ़ता है, और 1 की वैल्यू के बाद ये डिक्रीज होता है। अच्छा, अब सबसे अहम बात क्या है, कोई पुरानी चीज़ें हमारे यहाँ पर डिस्कस होंगी भी, यही वाली जो हमने पिछले टाइम के अंदर डिस्कस की हैं। कि इसमें क्या है कि वही बात है कि हम सिस्टम को अगर ओवर डैम बनाते हैं तो उसके अंदर पीक तो कम आएगी, मगर फिर वो स्टेबल भी बहुत देर से होगा। और अंडर डैम के अंदर हमें सिस्टम स्टेबल तो जल्दी होगा, मगर हमें जो है उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी और एम्प्लीफिकेशन रेशो का ना सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, इसके अंदर देखते हैं कि जब टी डी टेंड्स टू इन्फिनिटी व्हेन जीटा इज इक्वल टू 0, मतलब टी डी की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। टी डी मतलब टी डी क्या है, जीटा इज 0। अब तो देखें जीटा की वैल्यू जैसे जैसे कम होते जा रही है, वैसे वैसे जो है डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ रही है। तो मतलब जब हम उसको 0 कर देंगे तो ट्रेंड बिल्कुल डायरेक्ट सीधा चल जाएगा, स्ट्रेट लाइन इन्फिनिटी के लिए। सही है, और जब हमारे टी डी की मैक्सिमम की कंडीशन क्या है, वो ये है, मतलब हमारा टी डी मैक्स हो, तो उसका फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं आर अपॉन एम के फॉर्मूले के अंदर। मतलब आर अपन एम का फॉर्मूला हम इस तरह निकाल रहे होंगे। बेसिकली क्या है कि अगर वो बोले कि कौन सी जीटा की वैल्यू के ऊपर
हमारा अगर हम सिस्टम को सर्टेन आरपीएम पे ऑपरेट करें तो हमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी मिल रही हो ना। सही है, 1/2 जीटा √1 + 8 जीटा का स्क्वायर -1। ठीक है, ये हो गई चीज़। अब मतलब ये है आर अपॉन एम जो है ना, आर एम जो है ना वो हमारा ओमेगा और ओमेगा एन है, तो यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ जीटा टी डी बिगिंस टू डिक्रीज एज आर एक्सीड 1। मतलब आर की वैल्यू 1 हो गई तो कोई भी जीटा की वैल्यू पे टी डी डिक्रीज ही हो रहा है। सही है। अब अहम पॉइंट क्या है इसके अंदर, अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 के ऊपर ना 1 होता है, अंडर रूट 2 के ऊपर 1 पॉइंट बेसिकली, हाँ बस अंडर रूट 2 क्या है, 1.414 है। सही है, इस वैल्यू पर हमें जो है डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी 1 मिलती है। सही है, अच्छा, कोई सी वैल्यू के ऊपर इसमें हमारा इंपॉर्टेंट वैल्यू अंडर रूट 2 है, और हमारे एम्पलीफिकेशन रेशियो उसके अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंट वैल्यू 1/√2 है। सही है, तो इस वैल्यू पर हमें 1 मिलती है। इसकी वजह समझ में आए, इसकी वजह मतलब बेसिकली अगर हम सिस्टम को 1.41 टाइम्स ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करें नेचुरल फ्रीक्वेंसी के मुकाबले में, तो हमारा सिस्टम जो है डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी उसकी 1 होगी। और अगर हम उससे भी ज़्यादा आरपीएम इस्तेमाल करें तो हमारी डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी कम से कम होगी, जो हम चाहते हैं। मतलब डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी हम चाहते हैं कम से कम हो। सही है, मतलब जितना छोटा होगा तो ये गुड है, बड़ा होगा तो गुड नहीं है, मतलब टी डी की वैल्यू से एक्सीड करेगी। अंडर रूट 2 से पहले बड़ी वैल्यू है जो कि अच्छी नहीं है, 1 से बड़ी वैल्यू अच्छी नहीं होती। सही, और छोटी वैल्यू सही होती है। ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी। इसके अंदर हमारे पास सवाल है क्या? अच्छा, अच्छा, इसके अब हम आते हैं फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी के ऊपर। फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी कुछ भी नहीं है, एक्स के साथ हम क्या लगा देंगे, एक्स जो है ना बेसिकली एक्स हमारे पास ट्रांसमिटेड मोशन थी ना, मतलब जो बॉडी हमारी ट्रांसमिट कर रही है। तो अब हमारी हम क्या डिस्कस कर रहे होंगे, एफ टी, यानी जो बॉडी फोर्स ट्रांसफर कर रही है। के वाई क्या है, के इज द स्टिफनेस एंड वाई इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बेस। मिसाल के तौर पे अगर वो बोले ना कि हमारी बॉडी अगर इतना मूव कर रही है तो हमारी बेस कितना मूव कर रही होगी, तो बेसिकली हम डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी के थ्रू वो निकाल सकते हैं, एक्स अपॉन वाई करके। अच्छा, इसको ऑन कर देते हैं, इसको। अच्छा, ये वाला ग्राफ जो है ना जरा इसको अच्छी तरह समझना है। बिल्कुल ठीक, 42। सही है, चलो ठीक है। अच्छा, अब जो है ना हम डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी और फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी के दरमियान ना एक लिंक बनाएंगे। सही है, अब देखें ये बात समझनी पड़ेगी कि दोनों के अंदर अंडर रूट 2 की वाली वैल्यू जो है ना वो क्रूशल है, इम्पोर्टेंट है। सही है, और जीटा की वैल्यू जैसे जैसे कम हो रही है ये डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी भी कम हो रही है, और यहाँ पर भी ये इसी तरह है, कम हो रहा है। सही है, मगर इसका ग्राफ 1 से शुरू होता है और उसका 0 से शुरू होता है। इसका मतलब जब बॉडी चलेगी नहीं, जब मोशन ही नहीं होगी तो फोर्स कैसे ट्रांसफर होगी, जीरो होगी ना वो। और वो बिहेव किस तरह करेगा, वो मतलब उसका एम्पलीफिकेशन रेशो भी हमारा उसका 1 होगा, क्योंकि वो स्टैटिक की तरह बिहेव करेगा। और एक्स और वाई भी सेम होंगे, मतलब जितना एक्स खड़ा हुआ होगा 0 पे तो वाई भी 0 पर होगा, मतलब ये अगर कोई जो भी पोजीशन होगी वो दोनों की सेम होगी। सही है, रेशो दोनों का 1 निकलेगा, सेम होंगे दोनों। सही है, तो ये बात अहम है कि यहाँ से ना, जैसे अब देखें जीटा की वैल्यू हम, ये बात तो डिस्कस हो गई ना कि जीटा की वैल्यू कम पर वो पीक तो कम आ रही है, मगर वो सबसे ऊपर भी 0.11 वाली है, 1 वाली वैल्यू है। और इसी तरह अगर अंडर डैम कंडीशन में देखें तो 0.05 सबसे पीक वैल्यू है, मगर अंडर रूट 2 के बाद सबसे नीचे वाली वैल्यू भी 0.05 की है। सही है, अब हम यहाँ देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ तक तो कहानी सबको इजी समझ में आ जाएगी।
इसके बाद क्या है कि जैसे ये वैल्यू बढ़ रही है तो ये वाली वैल्यू गिर, मतलब 1 के बाद फिर वैल्यू गिर रही है, दोनों चीज़ें यहाँ पे सेम है। मगर अंडर रूट 2 के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि जीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जा रही है ना, तो वहाँ पर फोर्स ट्रांसमिटेड भी बढ़ रही है, मतलब फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी भी बढ़ रही है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि अब सोचने वाली बात ये है कि जब फोर्स बढ़ रही है तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमें नीचे कर्व क्यों आ रहा है? इसके अंदर लिंक ये है कि डैम्पिंग रेशो ज़्यादा है इधर। सही है, जब डैम्पिंग रेशो ज़्यादा होता है तो वो फोर्स को खा जाता है और रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता। सही है, मतलब वो वापस नहीं दे देता फोर्स को। तो फोर्स ट्रांसमिटेड तो बढ़ रही है, मगर हमें डिस्प्लेसमेंट उसके मुकाबले में नहीं मिल रही। देखें यहाँ पे फोर्स एज कम्पेयर टू देखें 0.1, 0.35 और 0.5 देखें, तो ये वैल्यू 1 के मुकाबले में नीचे ही है। मगर इसमें क्योंकि फोर्स कम मिल रही है ना हमें, मगर जो है ना हमारा ग्राफ अंडर रूट 2 के बाद फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी में इंक्रीज हो रहा है, और अंडर रूट 2 के बाद फोर्स डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी के बाद डिक्रीज हो रहा है। सही है, अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, हम उसको स्टडी कर लेते हैं। अनलाइक द डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी एक्स अपॉन वाई, फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी डज नॉट नेसेसरली डिक्रीजेस इफ आर इज ग्रेटर देन अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 जो है ना वो जरूरी नहीं है वो वैल्यू गिरे। सही है, हर दफा गिरे। सही है, कुछ वैल्यूज के लिए जो है ना वो पहले नीचे आता है फिर उठता है, और 0.35 की वैल्यू है ना जिसके बाद से वो ऊपर आना शुरू होता है। सही है। अच्छा, फॉर क्रिटिकली डैम सिस्टम एफ टी अपॉन के वाई कंटिन्यूसली इंक्रीज विद आर। सही है, मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर हम एफ टी फॉर क्रिटिकली डैम क्या है 1, तो कभी क्रिटिकली डैम के लिए 1 है तो फिर आगे ओवर डैम करोगे तो उसके लिए ऊपर ही जाएगा। reach infinity near resonance if theta is small। अच्छा, क्या बोलना है कि if एफ टी के वाई reaches infinity near resonance। अच्छा, एफ टी अपॉन के वाई जो है ना वो इन्फिनिटी पहुंच जाता है जब जीटा की वैल्यू हमारे पास स्मॉल हो। सही है, मतलब जीरो ले लें तो यही सीन है इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर जीरो पे एक कर्व मिल रहा है, मगर इसके अंदर जीरो पे जो है ना ये इन्फिनिटी चले आएगा, इन्फिनिटी चले आएगा, टेंड्स टू इन्फिनिटी। सही है, मतलब हमें जंप ही नहीं लगा है स्थान कब्जों में, मतलब गाड़ी के अंदर जंप गायब होगा। सही, ये है इसका सीन। अब आगे क्या बोल रहा है कि इसके अंदर वो क्या बोल रहा है कि इफ आर इज ग्रेटर देन रूट टू रिमेन्स स्मॉल, जीटा मस्ट रिमेन स्मॉल टू रिड्यूस द फोर्स। अगर हम आर की वैल्यू अंडर रूट टू से बड़ी कर रहे हैं तो जीटा की वैल्यू 0.2 से छोटी होनी चाहिए। सही है, तो भी जाके वो जो है मतलब वो मुनासिब रह पाएगा, ये फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी कम हो आ पाएगी। 0.2 है, 0.2 से छोटी होनी चाहिए। सही है, एफ टी के टी वाई रीचेज 1 इफ जीटा रीचेज 0। जीटा की वैल्यू 0 पर एफ टी रीचेज 1, द बेस्ट 1। अच्छा 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 अच्छा। मतलब जब अंडर अनडैम कंडीशन होगी तब आगे जाके ना जीटा की वैल्यू 0 पर एफ टी अपॉन के वाई जो है वो 1 हो जाएगी। सही है, during the base excitation we need to have a compromise between the force transmissibility and displacement transmissibility। अच्छा, हमें जो है ना ड्यूरिंग द बेस एक्साइटेशन वी नीड टू हैव अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी। हमें ना कहीं एक जगह कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। सही, याद रखनी पड़ेगी ये बात। ये क्यों? इसके अंदर क्या बात है कि अगर तो हमें अंडैम बनाना है, मतलब अगर हमें ज़्यादा फोर्सेस नहीं चाहिए। सही है, मतलब अगर हमें ज़्यादा फोर्सेस नहीं चाहिए अपनी बेस में तो मुझे अंडैम बनाना पड़ेगा, और अगर मैं अंडा बना दूंगा तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से ले आएगी? इन्फिनिटी। डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी कहाँ से लाएगी? इन्फिनिटी। समझे? और अगर इसी तरह अगर मैं जीटा की वैल्यू बढ़ाऊंगा, 0.707 कर दूं अगर यहाँ वाली वैल्यू के हिसाब से, नहीं एम्पलीफिकेशन के हिसाब से अगर 0.707 रख दूं, तब क्या होगा? ये 0.5 से बड़ा है, बड़ी वैल्यू है, तो ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा आएगी। तो ये है कुछ हमें हमें इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी के ना कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये दो फार्मूला जीटा के अंदर है और ये उसके अंदर है। अगर हमें वो बोल देना कि फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी निकालो तो हमें के मल्टीप्लाई बाय कराना पड़ेगा।
वाई क्या है, वो जो सिस्टम बेसिकली जो हमारी बेस है वो कितना वाइब्रेट कर रही है, मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट हमारी वाई है, सही है। और के तो के इक्विवेलेंट है।